available. Okay. So we can start. Yeah. Yeah. Is my screen visible, Garima? Yes. Okay. So today we are going to study about risk identification, which is the first step in operational risk management. Okay. So what do we mean by risk identification? रिस्क को अपने को आइडेंटिफाई करना है कि भाई बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपने लिए। जैसे आई एम इनटू टीचिंग बिजनेस, तो क्या लगता है आपको कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? बताइए। गरिमा बताओ, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? बताओ मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा फ्रॉम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। Proper teaching setup. नहीं, फ्रॉम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे स्टूडेंट का डेटाबेस। बिकॉज डेटाबेस इज समथिंग, अगर वो मेरा चोरी हो गया तो कॉम्पिटिटर्स लोग स्टूडेंट लोग को अप्रोच करेंगे, राइट? तो दिस इज वन पर्सपेक्टिव कि भाई मैं अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जैसे व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बनाया बिकॉज व्हाट्सएप इज वेरी अप्रोचेबल, ठीक है। बट एक्चुअल में हम लोग ने जब टेलीग्राम में ग्रुप बनाया था तो क्यों बनाया था? क्योंकि टेलीग्राम में क्या होता है, एक दूसरे का आप नाम देख सकते हो बट आप उनका नंबर नहीं देख सकते हो, ठीक है। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के क्या क्या अप्रोचेज है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन? टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब ऊपर से जो आता है, बोर्ड सीनियर मैनेजमेंट आपको बोलेंगे, फिर वो बिजनेस यूनिट्स में स्प्रेड होता है, फिर वो बिजनेस प्रोसेसेस में स्प्रेड होता है। जैसे एक बिजनेस यूनिट के बहुत सारे प्रोसेसेस के पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। बॉटम अप मतलब रिस्क आइडेंटिफिकेशन एट द बिजनेस यूनिट लेवल, मतलब आप नीचे स्तर से ऊपर स्तर में जा रहे हो, ठीक है। सो मेन थिंग इज द टॉप डाउन अप्रोच, फर्स्ट थिंग। एंड बहुत बार इसका कंबाइंड यूज भी होता है। सो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या? आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक रिस्क दैट कुड हार्म बिजनेस गोल्स, क्योंकि टॉप डाउन है। सो सबसे ऊपर का जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करता है। देखो आज के दिन पे आई स्टार्टेड एज अ टीचर, ठीक है। तो आज जो मैं पोजीशन पे हूं, आई ओनली टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बॉटम अप में क्या होता है? स्पेसिफिक रिस्क पे फोकस किया जाता है एट बिजनेस यूनिट प्रोसेस लेवल, ठीक है। तो बेसिकली आरसीएसए का जो फुल फॉर्म है दैट इज रिस्क कंट्रोल एंड सेल्फ असेसमेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दोनों का यूज अगर अपने करते हैं, भाई मैं स्पेसिफिक रिस्क पे भी फोकस कर रहा हूं और मैं आपका स्ट्रैटेजिक रिस्क पे भी फोकस कर रहा हूं। सो आपसे पूछेगा स्पेसिफिक रिस्क पे कौन सा टाइप ऑफ अप्रोच ज्यादा ध्यान देता है? वो है बॉटम अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। और स्ट्रैटेजिक रिस्क में कौन सा ज्यादा ध्यान देता है? दैट इज द टॉप डाउन अप्रोच। कंबाइंड यूज का मतलब क्या होता है? कि कंबाइंड यूज का मतलब है कि एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलेगा रिस्क का अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द कंबाइंड यूज, ठीक है ना। सो टॉप डाउन रिस्क आइडेंटिफिकेशन के क्या क्या टूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका एक्सपोजर्स आपसे ये पूछेगा कि भाई ये जो रिस्क व्हील है, ये कौन से अप्रोच का पार्ट है, टॉप डाउन या फिर बॉटम अप, या फिर इनमें से कौन सा टॉप डाउन का पार्ट नहीं है। आप समझ रहे हो, इसलिए मैंने ये पीपीटी रेडी किया है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द एक्सपोजर्स एंड द वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या क्या चीज में एक्सपोज हो और क्या क्या चीज में आप वल्नरेबल हो। जैसे देखो, आज भी CM1 CS1 कौन पढ़ाते हैं? प्रवीण सर पढ़ाते हैं। लेवल 1 में मेन फैकल्टी कौन है? शिवांगी पटवारी मैम, मेरी वाइफ। लेवल 2 में भी प्रवीण सर पढ़ाते हैं। CB1 भी अंकित सर पढ़ा रहे हैं। आप देखो CFA में भी हम लोग जो भाई बहन जो हैं, वाइफ है, तो बेसिकली हम लोग का कोई एक एस्पेक्ट आपको हमारा हर बिजनेस यूनिट पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा फैकल्टी पे छोड़ दिया है, नहीं तो बच्चे फेल हो जाएंगे, क्योंकि अपना काम तो अपना ही होता है, ठीक है। सो आइडेंटिफाइज की क्लाइंट्स, IT सिस्टम्स, कंट्रोल्स, मैचेस एक्सपोजर विद वीक स्पॉट्स। तो बेसिकली आपको वीक स्पॉट को आइडेंटिफाई करना है। और आपको जैसे देखो, मेरे को लगा कि भाई मेरा जो MCQ बैंक है वो हल्का वीक है, बहुत ज्यादा है। मैंने एकदम लेटेस्ट वाला खरीद के डलवाया, डल रहा है मतलब। सो बेसिकली आप समझ रहे हो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। रिस्क व्हील क्या करता है? वो विजुअलाइज करता है इंटरलिंक्ड रिस्क को। अब देखो इंटरनल वाला पार्ट भी अपने को स्टडी करना है,
कि भाई जो इंटरलिंक्ड जो रिस्क हैं वो कौन करेगा, वो विजुलाइज कौन करता है, रिस्क व्हील करता है, ठीक है। जैसे कि टेक इकोनॉमी के बीच का, इकोनॉमी और कंटिन्यूटी के बीच का, ठीक है। इमर्जिंग रिस्क मतलब कौन कौन से रिस्क आने वाले टाइम में, जैसे देखो मेरे बिजनेस के लिए इमर्जिंग रिस्क क्या है कि भाई ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब 2019-20 में जब कोविड आया तो हमने अपना ऑनलाइन सेटअप बहुत अच्छे से किया। सो दैट वाज द इमर्जिंग रिस्क पार्ट। सो ट्रैक्स प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल रिस्क, जैसे कि साइबर क्लाइमेट हो गया, पैंडेमिक रिस्क हो गए, ठीक है। सो प्रेडिक्टेबल मतलब क्या हो गया, जैसे कि साइबर रिस्क हो गया, क्लाइमेट रिस्क हो गया। पैंडेमिक इज समथिंग भाई वो कभी भी हो सकता है, समझ रहे हो, तो वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश में आपका जो खीर गंगा रिवर का जो अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ, so this is somewhat predictable कि भाई you should not stay on the banks of a river in rainy season। पेस्टल एनालिसिस आपको पूरा याद करना होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक, लीगल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है ना। तो चार चीजें क्या क्या है टॉप डाउन अप्रोच में, एक्सपोजेस एंड वल्नरेबिलिटीज, रिस्क व्हील, इमर्जिंग रिस्क एंड पेस्टल एनालिसिस। इसका क्या पर्पज है, रिस्क को प्रायोरिटाइज करिए, उसके कॉजेस को और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एंटिसिपेट करके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिस्क को हम लोग कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव एंड अवर गोल, ठीक है। बॉटम अप रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स। सो बॉटम अप में क्या क्या चीज आता है, इवेंट एंड लॉस डेटा एनालिसिस, नियर मिस एनालिसिस के बारे में कल हमने बात किया था, और रिस्क लॉग्स। लॉग मतलब क्या होता है कि पास्ट में क्या क्या रिस्क इवेंट हुए हैं उसका एक पूरा लॉग मेंटेन करना। तो इवेंट एंड लॉस डेटा एनालिसिस, सो यूजेस हिस्टोरिकल इंटरनल एक्सटर्नल लॉस डेटा, रिवील्स कंट्रोल वीकनेसेस। सो बेसिकली हमारा जो इंटरनल कंट्रोल्स है उसमें क्या क्या वीकनेसेस है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इंटरनल या फिर एक्सटर्नल का क्या लॉस डेटा है, ठीक है। फिर नियर मिस एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि इंसिडेंट्स अवॉइडेड बाय लक इंप्रूव्स फ्यूचर कंट्रोल्स। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे जब डेडलाइन आता है, जैसे लास्ट बार क्या हुआ था, तो जस्ट एक दो दिन पहले, जुलाई 31st को लास्ट डेट होता है, तो एक दो दिन पहले ही क्या हुआ था कि एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन मिस हो गया था, ठीक है। तो मिस तो नहीं हुआ, तो उससे हम लोग को बहुत बेसिकली हमारा दिमाग उस तरीके से चलता है कि यार नहीं, कोई भी बच्चे का लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन मिस ना हो जाए, नहीं तो बच्चों का पैसा ज्यादा लगेगा। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए। तो इससे हमारा फ्यूचर कंट्रोल्स बहुत इंप्रूव हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट रिस्क लॉग्स, ठीक है। सो ट्रैक्स एक्चुअल नो लॉस इंसिडेंट्स एंड सपोर्ट्स पीरियोडिक रिव्यू एंड लर्निंग। सो बेसिकली रिव्यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड आपने क्या सीखा है वो जो आप लॉग देख रहे हो उससे आपका लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने देखा कि भाई लेवल 2 में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, आई बिकेम वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं भाई, मैं रेगुलरली अपडेट लेता हूँ कि भाई वंशिका मैम के क्लास में कितने लोग आ रहे हैं, आदर्श सर के क्लास में कितने लोग आ रहे हैं। सो दैट रिस्क लॉग मेंटेनेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बैक ऑफिस फंक्शंस में लॉस होना इज वेरी कॉमन, क्यों, जैसे मान लो बैक ऑफिस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे अकाउंटिंग होता है आपका, ऑपरेशंस इज अ वेरी वाइड स्कोप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई गलत पार्सल चला जाता है बहुत बार स्टूडेंट्स को, सो बैक ऑफिस में बहुत सारे टाइप के नुकसान होते हैं जो बियर करना पड़ता है हमको, ठीक है। सो रिकरिंग लॉसेस में रिफ्लेक्ट पुअर कंट्रोल्स और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे बहुत लोग बोलते हैं छोड़ो ना यार ये तो हो गए, जैसे देखो समझो, अभी जैसे मेरे पास में टोटल में हमारे टीम में 100 लोग काम करते हैं, अब ये समझ लो, ठीक है ना। एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बायोलॉजी एडुकेयर में 100 लोग काम करते हैं। तो अब अगर मैं 100 का 110 करता हूं तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। सो बेसिकली मैं अपना कंट्रोल्स को टाइटन अगर करने का कोशिश करता हूं तो मेरा क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। तो इससे अच्छा मैं बोलता हूँ छोड़ो यार, थोड़ा बहुत मैनुअल में एरर हो रहा है होने दो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको कॉस्ट में डालो, दैट्स द थिंग, ठीक है। सो बॉटम अप में क्या क्या आएगा आपका, रिस्क लॉग्स आएगा, नियर मिस एनालिसिस आएगा, एंड इवेंट एंड लॉस डेटा एनालिसिस आएगा, ठीक है। रिस्क एंड कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जहां जहां आपको मैथ में देखे आपको इसको पूरा लर्न करना है। इसका पर्पस क्या है, सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ रिस्क कंट्रोल्स एंड देयर इफेक्टिवनेस। कौन परफॉर्म करता है, यूजुअली सेकेंड लाइन इवेल्युएटिंग फर्स्ट लाइन प्रोसेसेस, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कल के टॉपिक में कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे, मिक्स ऑफ लॉन्ग सर्विंग एंड न्यू एम्प्लॉइज प्रोवाइड्स डाइवर्स इनसाइट्स। बेसिकली इसके पार्टिसिपेंट क्या होंगे, जो नए एम्प्लॉइज है एंड जो पुराने एम्प्लॉइज है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टिपिकली एनुअल और आफ्टर मेजर चेंजेस, जैसे कि कोई साइबर इवेंट हुआ है,
जैसे बहुत बार होता है ना कि भाई एक इवेंट हुआ है, कोई एक इवेंट हुआ है किसी और कंपनी में हुआ है, तो उसको देख के हम लोग बोलते हैं यार अपने भी अपना सब एक बार चेक कर लेते हैं कहीं अपना में कोई फॉल्ट ना हो। ठीक है। सो आउटकम, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मॉक टेस्ट। ठीक है। अभी जैसे एफआरएम का एग्जाम आ रहा है, तो मेरे को मालूम है भाई आई नीड टू गिव यू द अपडेटेड मॉक टेस्ट। ठीक है। सो वेन एवर आई थिंक अबाउट द मॉक टेस्ट, तो जब मैं एफआरएम के बारे में बोलता हूँ ना, तो मेरे को लगता है यार बाकी सब कोर्सेज में भी तो मॉक है, उसका मैं पता कर लेता हूँ कैसे कैसे क्या है। सो अल्टीमेटली प्रोसेस ऐसा मैंने बना लिया कि भाई आई टेक अ अपडेट अबाउट द कोर्सेज, अलग अलग कोर्स का जो की सक्सेस फैक्टर्स है वो अलग अलग कोर्सेज का मैं धीरे धीरे करके लेते रहता हूँ। ठीक है। सो उसका आउटकम क्या है, मेन हम लोग ये क्यों करते हैं कि भाई रेसिडुअल रिस्क क्या क्या है, कंट्रोल में गैप्स क्या क्या है, उसको कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग को आप अवॉइड कीजिए, दैट रिड्यूसेस द यूजफुलनेस एंड बिकम्स चेकलिस्ट ड्रिवन। देखो जैसे समझो एक चीज को, मैं बोलता हूं कि भाई नहीं, आपको जैसे समझो हम लोग को आपको देखना होता है प्रैक्टिकेबिलिटी। जैसे मान लो एक बच्चे को हमने फोन किया, ठीक है, तो फोन किया तो बच्चा बोल रहा है कि नहीं अभी मेरा ऑनबोर्डिंग मत करिए, आप कल करिएगा। ठीक है। हमने वापस से फोन किया, बच्चा बोलता है कल नहीं आप परसों को करिएगा। रिस्क क्या है कि बच्चे को ये ना मालूम चले कि हम लोग क्या क्या टाइप का बेसिकली वो देते हैं, हमारा एलएमएस में क्या क्या टाइप के फीचर्स है। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि भाई आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल अगर आप देने जाओगे, तो वो बच्चे को फिर हम लोग क्या करते हैं, दो तीन बार कॉल करने के बाद में उसको हम लोग का एक वीडियो है वो भेज के रखते हैं कि भाई देखो अगर आप कंसर्न नहीं हो तो हम भी कंसर्न नहीं है। समझ रहे हैं? तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिटेलिंग से क्या होता है ना, जैसे हम लोग मटेरियल्स बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिटेलिंग में काम नहीं होता है। हम लोग बात करते हैं 80% का, तो हम लोग 80% एक्यूरेसी में काम करते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। प्रोसेस मैपिंग क्या होता है, सिनेरियो एनालिसिस के बारे में हमने बहुत बार बात किया है। ठीक है। सो प्रोसेस मैपिंग क्या होता है, मैप्स ईच स्टेप इन अ बिजनेस प्रोसेस, टाइज स्टेप्स टू रिस्क एंड कंट्रोल्स। ठीक है। इसका यूजफुलनेस क्या है, हेल्प्स आइडेंटिफाई ओवर या फिर अंडर कंट्रोल रिस्क। सो देखो प्रोसेस मैपिंग क्या होता है, आपका हर एक स्टेप को बिजनेस प्रोसेस में मैप करना। देखो एक प्रोसेस का मैपिंग क्या होता है, लेआउट बोलते हैं इसको। ठीक है। तो मान लो मेरे को कोई भी चीज अगर करना है, तो सबसे पहले तो मैं एक लेआउट बनाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि भाई कौन कौन सा स्टेप में मेरा क्या क्या रिस्क है और उसके लिए मैं क्या क्या कंट्रोल्स लगा सकता हूँ। इसका यूजफुलनेस क्या है कि भाई बहुत बार क्या होता है आप कोई रिस्क के लिए ओवर कवर्ड होते हो या फिर कोई रिस्क के लिए आप अंडर कंट्रोल्ड होते हो। ठीक है। तो वो आपको समझना होगा। ठीक है। सिनेरियो एनालिसिस। ठीक है। तो सिनेरियो एनालिसिस क्या, अब जैसे देखो मेरे पास में टोटल में एक्चुएटर्स में बालाजी में 25 फोन है। ठीक है। तो हर फोन में इंक्वायरी आता है, तो ऐसा समझ लो कि 4 फोन का इंक्वायरी उठ ही नहीं रहा है। तो बेसिकली मेरे को तो ये सब देखना होगा ना कि प्रॉपरली हर फोन के पीछे एक आदमी है कि नहीं है। ठीक है ना। अब ऐसा हो गया कि सोचो एक फोन के पीछे मैंने 4 आदमी लगा दिया, तो ओवर कंट्रोल हो गया ना ये तो चीज। सिनेरियो एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, क्रिएट्स एक्सट्रीम बट प्लॉजिबल लॉ सिनेरियोस। मैं क्या बोलता हूँ भाई, अपने आप को पैंडेमिक के सिचुएशन में रख के देखो तो कंपनी रिसेशन प्रूफ कैसे बनता है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को स्ट्रेस टेस्ट करते रहता हूँ, सिनेरियोज में इमेजिन करता हूँ। जैसे एक ऐसे सिनेरियो इमेजिन करो कि मेरे पास 1 महीना तक कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, तो क्या मेरे पास रिजर्व है कि मेरा कंपनी चलते रहे। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करिए, सो बेसिकली इंक्लूड बीआईए, आरटीओ, आरपीओ, सबका फुल फॉर्म मैंने दिया है। ठीक है। सो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, मेट्रिक्स, जैसे अलग अलग टाइप के मेट्रिक्स है। ठीक है। होराइजन स्कैनिंग, इंटरनल एक्सटर्नल लॉस डेटा। देखो आपको सबसे पहले तो लॉस डेटा देखना होगा। लॉस डेटा दो तरीके से निकल सकता है, एक कंपनी के अंदर का है और एक कंपनी के बाहर का है। जैसे मान लो इमेजिन करो एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक खाली अपना कंपनी का डेटा नहीं चेक करता है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स का, अपने पियर्स का, आरबीआई का भी डेटा चेक करता है। होराइजन स्कैनिंग, होराइजन स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, आप कितना टाइम पीरियड में देख रहे हो, होराइजन क्या है आपका देखने का। ठीक है। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये समझना होगा कि भाई रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव और रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। सो देखो एक होता है कि भाई रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसके लिए प्लानिंग कर लो। एक होता है कि भाई क्या क्या पॉइंट्स के बेसिस प्रूव होने से मैं बोलूंगा कि मेरा रिकवरी हो गया है। ठीक है ना। सो रिकवरी टाइम एंड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। जैसे कि साइलेंट वोटिंग अवॉइड्स बायस इन रिस्क वर्कशॉप्स। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, एनोनिमस फीडबैक फॉर्म रोल आउट करते हैं कि भाई आपको बताइए कि आपको कौन सा फैकल्टी अच्छा लग रहा है। तो बैंक में भी वैसा ही होता है
कि भाई तुम विसल ब्लो करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा लेकिन काम हो जाएगा। हम लोग बोलते ही हैं। जैसे मान लो एक बार क्या हुआ था, मेरे ऑफिस में कोई किसी को बुली कर रहा था, तो मैं बोला, उसके उसके पेरेंट्स का मेरे पास फोन आया, तो मैं बोला आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे को बताइए क्या हुआ है, व्हाई इज द स्टूडेंट डिस्टर्ब, तो आप मेरे को बताइए, तो मैं वैसा पूरा रोकूंगा उसको, ठीक है। सो साइलेंट वोटिंग इज द थिंग, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी ओवरव्यू ऑफ ऑपरेशनल रिस्क टैक्सोनॉमी, ठीक है। सो ऑपरेशनल रिस्क टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशनल रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल, सिस्टम्स और एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है। इसके मेन कॉजेस क्या क्या है? कि कॉज मतलब क्या होता है कि रिस्क हुआ क्यों, इवेंट कि भाई कौन से इवेंट से रिस्क हुआ, इम्पैक्ट उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, और उस टाइप के रिस्क को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। सो कॉज, इवेंट, इम्पैक्ट एंड कंट्रोल, CEIC, ये आपको एकदम पूरा ध्यान में रखना है। पर्पस क्या है? स्ट्रक्चर रिस्क फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं यार ये चीज में ना प्रॉब्लम है, देख लेना, तो ये चीज मतलब क्या, आप उसको स्पेसिफाई करो ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, मेरे ऑपरेशनल टीम में 10 टाइप की गलती होती है, तो अब तो मेरे को एक एक गलती में जाना होगा ना, तो जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, तभी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन एक्सेट्रा। भाई आपको अपना एक कल्चर डिफाइन करना होगा कि भाई ये चीज अलाउड है, ये चीज अलाउड नहीं है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं अपने ऑफिस में कि भाई कोई भी स्टूडेंट से पर्सनल नंबर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कल को अगर वो एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, तो छोड़ के जाने के बाद भी उसके पर्सनल नंबर पे बार बार मैसेज आते रहेगा। सो आपको क्या करना है विद टाइम? अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करना है, आपको प्रॉपरली असेस करना है रिस्क को, ठीक है, एंड आपको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट बेसल ऑपरेशनल रिस्क टैक्सोनॉमी। ये हमने पहले भी बार देख चुका है, ठीक है, हम लोग अभी इसको वापस देखेंगे। सो लेवल 1 रिस्क कैटेगरीज हमने पहले भी देखा था, याद है बेसिक जब हमने कर रहे थे। सो इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल फ्रॉड, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्कप्लेस सेफ्टी, क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, व्हाट आर द डैमेज डन टू फिजिकल एसेट्स, बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर्स, एंड एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। सो लेवल 1 में क्या है? 7 ब्रॉड रिस्क कैटेगरीज है, ठीक है। लेवल 2 में क्या है? 20 स्पेसिफिक सब कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज। और तीसरे लेवल पे क्या है? एग्जाम्पल्स है। जैसे ये 7 ब्रॉड हो गया, लेवल 2 में 20 सब कैटेगरीज है, भाई इंटरनल फ्रॉड के अंदर क्या क्या है, एक्सटर्नल फ्रॉड के अंदर क्या क्या है, ऐसे करके, ठीक है। और एग्जाम्पल है लेवल 3 में, नॉट पार्ट ऑफ रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, बट आपको ये क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है कि भाई किस टाइप के रिस्क को आपको किस में एडजस्ट करना है, ठीक है। So basal taxonomy, there are some detailed examples by category. So the EDPM category, EDPM का full form क्या होता है? Execution, Delivery and Process Management category includes data entry errors and system miscommunication, especially risky in high volume transaction environments like foreign exchange and futures markets. Futures मतलब समझ गया? Futures and options वाला। The client's products and business practices losses stem from client disputes, पुअर एडवाइजरी प्रैक्टिसेस और रेगुलेटरी ब्रीचेस। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बेसिकली ये लोग एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे जो एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट की जो कैटेगरी है, वो क्या क्या इंक्लूड करेगी? डेटा एंट्री एरर्स, मिसकम्युनिकेशन इन द सिस्टम, स्पेशली रिस्की इन हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन एनवायरमेंट्स, जहां पर भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, वहां पर आपका एग्जीक्यूशन में पॉइंट आता है। जैसे मेरे भैया हैं, उनको सिर्फ 5 करोड़ रुपए मिलता है ट्रेड्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि भैया जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ही इज अ ट्रेडर, बट फॉर हु, बट फॉर विच टाइप ऑफ कंपनी? जिसके पास में लाखों करोड़ों है, ठीक है। द क्लाइंट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस लॉसेस स्टेम फ्रॉम क्लाइंट डिस्प्यूट्स, पुअर एडवाइजरी प्रैक्टिसेस। पुअर एडवाइजरी मतलब आपने क्लाइंट को गलत एडवाइस कर दिया या फिर आपने कोई रेगुलेटरी ब्रीच किया है, ठीक है। द BDSF कैटेगरी, वेल लेस फ्रीक्वेंट, ये कैटेगरी लेस फ्रीक्वेंट होता है, बट इसमें सीवियर इंसिडेंट्स आते हैं, जैसे कि आईटी सिस्टम फेलियर्स हो गया, लीडिंग टू कॉस्टली फंडिंग गैप्स। मतलब आईटी सिस्टम फेलियर हो गया, आपका सिस्टम फेल हो गया, तो पूरा सिस्टम डाउन टाइम आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इसको गैप को मीट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लग सकता है। इंटरनल फ्रॉड इंक्लूड्स अनऑथोराइज ट्रेड, जैसे इसमें क्या आ सकता है? आपका एक एग्जांपल दे देगा और बोलेगा बताइए कि इंटरनल फ्रॉड है कि एक्सटर्नल फ्रॉड है, तो सारा एग्जांपल्स जो मैट में दिया हुआ है ना, वो आपको पूरा प्रॉपरली पढ़ना होगा। जैसे अनऑथोराइज ट्रेड्स,
एसेट थेफ्ट। एक्सटर्नल फ्रॉड में क्या आएगा? साइबर अटैक्स, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिस्क इंक्लूड्स वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन, unsafe environments, damage to physical assets include natural disasters, terrorism, and vandalism. So basically, operational risk, ORX and custom bank taxonomies. ठीक है? The ORX taxonomy was released in 2019, expanding Basel's 7 categories to 14 level 1 risk types. पहले 7 था, but जो ORX taxonomy जो नया आया है, उसने 7 को 14 कर दिया. It reflects evolving risk like cyber security, third party failures, and model risk. ORX क्या करता है? इंटीग्रेट करता है प्रैक्टिशनर के फीडबैक को और अडेप्ट करता है स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल्स अक्रॉस बैंक्स. देखो, बैंक्स क्या करते हैं? टेलर टैक्सोनॉमीज यूज करते हैं अपने हिसाब से. उनका साइज कैसा है, कौन से ज्योग्राफी में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका बिजनेस का फोकस क्या है. ठीक है. जो फिनटेक हैवी बैंक्स होंगे वो किस पे ज्यादा करेंगे? टेक पे, मतलब आईटी और साइबर रिस्क में. जो मल्टीनेशनल बैंक्स है वो अपने इंटरनल कंट्रोल को ठीक करेंगे, ब्रेकडाउन्स कम करेंगे, सब जगह का कंप्लायंस देखेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रहा है वो सब पे देखेंगे, ध्यान ज्यादा देंगे. ठीक है. तो जो ओआरएक्स टैक्सोनॉमी है उसने क्या किया? बेजल के जो 7 कैटेगरीज है लेवल 1 के, उसको 14 में कर दिया. ठीक है. सो टैक्सोनॉमीज फॉर कॉजेस, इंपैक्ट्स एंड कंट्रोल्स. ठीक है. सो क्या बोलता है? ऑपरेशनल रिस्क टैक्सोनॉमीज फर्दर इंक्लूड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉजेस, इंपैक्ट्स एंड कंट्रोल्स. तो क्या क्या है टैक्सोनॉमी में? देखो, टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि भाई वो आपका हर चीज को डिफाइन करके दे रहा है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू ओआरएक्स, कॉजेस इंक्लूड एम्प्लॉय एरर्स, प्रोसेस फेलियर्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड सिस्टम इश्यूज. देखो, कोई भी बुक को अगर आपको मास्टर करना है ना, उसका पहला 3 चैप्टर 4 चैप्टर आपको रटना होगा. उससे क्या होता है मालूम है? आपका पूरा इंटरनल जो थर्स्ट है ना वो पूरा क्वेंट होता है. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. ठीक है. सो कोई भी आप ये समझ लो कि भाई पहला 3 चैप्टर में ही सारा रस है, फिर आपका यही चीज रिपीट होगा. अब आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग इतना स्मूथली मूव कर पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चीजें हमारी पहले पढ़ी हुई है और आपको साथ साथ रिवीजन तो देखो करना ही होगा. अब जितना अच्छा से रिवाइज करोगे आपका उतना बढ़िया होगा. ठीक है. सो इम्पैक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट फाइनेंशियल, जैसे कि लीगल कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल जैसे कि रेपुटेशनल हार्म, नॉन फाइनेंशियल जैसे कि स्टेक होल्डर डिससैटिस्फैक्शन है. धीरे धीरे करके वो कहां घर करेगा आपको मालूम नहीं चलेगा. कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. प्रिवेंटिव मतलब कि आपको एडिट चेक्स, डिटेक्टिव जैसे कि रिकंसिलिएशन, करेक्टिव जैसे कि ट्रेनिंग, एंड डायरेक्टिव जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स बनाना. सो प्रिवेंटिव मतलब ऐसा मत करो. सो एडिट चेक्स. डिटेक्टिव मतलब कि आपने डिटेक्ट किया. करेक्टिव मतलब आप ट्रेन कर रहे हो. डायरेक्टिव मतलब आप प्रोसीड्यूर्स एंड प्रोटोकॉल्स बना रहे हो. कॉजेस को आपको एनालाइज करना है एंड आपको कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करना है. बैंक्स कैन रिड्यूस बोथ द प्रोबेबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड. प्रोबेबिलिटी मतलब क्या संभावना है कोई चीज होगा, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि भाई अगर होगा तो कितने का होगा. ठीक है ना. वो आपको ऑपरेशनल लॉसेस को आप इस तरीके से कम कर सकते हो. बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, डायरेक्टिव. ठीक है. इसके अंदर का भी कंटेंट आप इंस्टीट्यूट के मैथ से एक बार रीड कर लीजिएगा. सो बेसिकली दिस वाज अ स्मॉल चैप्टर बिकॉज अभी हम लोग का बेस पकड़ में आ रहा है. सो पहले ये बताओ कि किसको किसको कोई भी टॉपिक में जिसका आपको ऐसा लगता है कि सर ये वाला एक बार और थोड़ा अगर आप बताते तो सही रहता, बताओ. ठीक है. जस्ट एक मेरी टैक्सोनॉमीज में जो लेवल 1 लेवल 2 के सारे हाँ. सेक्शंस हैं, जो पूरे 2-3 टेबल्स दिए हुए हैं, वो हम्म. उसमें सिर्फ नाम नाम का क्वेश्चन आएगा या फिर उसके नहीं, बेसिस आप पे? इसको डेप्थ में स्टडी करो. जितना अच्छे से आप स्टडी करोगे ना उतना बढ़िया है. देखो, बेस आपको स्वाइजर बना के चलना होगा. ठीक है. बेस आपको वो बना के चलना होगा क्योंकि ये पीपीटी इसलिए बनाया गया कि भाई ये सारे पॉइंटर्स है, इसके अंदर का मैं आपको जितना समझा पा रहा हूँ, बाकी आप एक बार रीड करोगे फिर जो डाउट्स होगा वो मैं लूंगा. बट आपको रीड पूरा करना है. जितना रीड करेंगे उतना बढ़िया है. और 60% एफर्ट लगाना है क्वेश्चन सॉल्विंग में. मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा आप बेसिकली पढ़िए और आप 6 घंटा सॉल्विंग करिए. ठीक है. ओके. जस्ट गिव मी 2 minutes का ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक.